नमस्कार। आज के वीडियो में हम कर देय क्षमता क्या होती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कर देय क्षमता किसी भी देश के संदर्भ में हम देखेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के टर्म्स में। किसी भी देश की कर देय क्षमता कितनी होती है यह हम देखेंगे। कर देय क्षमता को देखने के दो तरीके हैं। एक तो हम उसको देख सकते हैं निरपेक्ष कर देय क्षमता क्या है और सापेक्ष कर देय क्षमता क्या है। निरपेक्ष कर देय क्षमता किसी भी एक देश या एक स्टेट का, अगर आप लें राज्य का लें, तो उसमें उनके पूरे कर देने की क्षमता कितनी है। मैक्सिमम स्क्वीजिबिलिटी ऑफ द कंट्री और सोसाइटी विच यू आर स्टडिंग। जो भी आपका क्षेत्र आपने लिया है उसमें किसी एक की जो आप मैक्सिमम कितना निचोड़ सकते हैं उस जनता से, वो देखा जाता है। तो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि 25% कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उस देश के में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है। तो अभी उसके जो कारक हैं क्या किस पे निर्भर करेगा, ये हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम ये अंतर देख लें कि निरपेक्ष कर देय क्षमता क्या होती है और सापेक्ष कर देय क्षमता क्या होती है। सापेक्ष, जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब दो देश, दो क्षेत्र या दो स्टेट, इनके जो भी कर देने की क्षमता है उसमें कंपैरिजन करते हैं, उनके आंकड़ों को हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि कर देय क्षमता सापेक्ष है, कि किसी एक देश की कर देय क्षमता दूसरे देश के सापेक्ष में अधिक है या कम है, या किसी एक स्टेट की कर देय क्षमता दूसरे स्टेट की कर देय क्षमता से अधिक है या कम है। बेसिकली जो कहते हैं कि दिस इज मैक्सिमम स्क्वीजिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कितना ले सकती है लोगों से और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना आने पाए। यानी जो लोग जिस स्तर पे रह रहे हैं उस स्तर पर भी रहें और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाए। दोनों बातों को ध्यान में रखकर कर देय क्षमता ज्ञात की जाती है, किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की, किसी भी क्षेत्र की। तो इसको प्रभावित करने वाले जो चर होंगे, तो जितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी या जितना ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट होगा, विकसित देश होगा या विकसित राज्य होंगे, जहाँ पर कैपिटा इनकम या टोटल इनकम आप कह रहे हैं या जीडीपी आप कह रहे हैं, जीएनपी कह रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम आय के संदर्भ में देखते हैं, तो जितनी ज़्यादा अधिक आय होगी उस देश की उतनी ही कर देने की क्षमता होगी। साथ ही साथ उस प्रदेश की या उस क्षेत्र की उतनी ही ज़्यादा कर देने की क्षमता होगी। यहाँ पे अगर हम निरपेक्ष कर देय क्षमता ही ले रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर देश, क्षेत्र या राज्य को लेकर चलना है। तो जितना ज़्यादा आय होगी उतना ही ज़्यादा कर देने की क्षमता होगी। फिर जनसंख्या का आकार कितना है। अगर जनसंख्या का आकार अधिक है और लोगों के पास आय भी अधिक है तब तो कर देने की क्षमता बढ़ सकती है। पर अगर जनसंख्या का आकार बहुत अधिक है और लोग जो हैं निम्न स्तर पर रह रहे हैं, तो जितना भी अगर इनकम बढ़ाई जाएगी तो वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पे अगर रह रहे हैं तो वो अपना कंजम्पशन या उपभोग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वो सरकार उनसे बहुत ज़्यादा कर ले नहीं सकती, क्योंकि आप एक बड़ा तबका ऐसा होगा जो कि या तो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा या उसके टैक्स देने की कैपेसिटी कम होगी। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी में टैक्सेबल कैपेसिटी होगी वो कम आएगी। अगर जो जनसंख्या है, अगर ज़्यादा भी है जनसंख्या और इनकम भी ज़्यादा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो टैक्सेबल कैपेसिटी बढ़ेगी। पर देखा यही जाता है कि जिन देशों में जनसंख्या अधिक है वहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, और जब प्रति व्यक्ति आय कम है इसका मतलब वहाँ के लोगों की सीमांत उपभोग, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है, वो बहुत अधिक होती है। तो उनके पास कर देने के लिए सरकार को नहीं रहता है सरप्लस, क्योंकि अगर सरप्लस जनरेट हो रहा होगा तभी लोग ज़्यादा कष्ट ना उठाकर गवर्नमेंट को कर दे पाएंगे।
फिर आप कहते हैं कि किस प्रकार की जो करारोपण है वो किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करेगा कि कर देने की क्षमता कितनी है किसी भी देश की या क्षेत्र की। अगर करारोपण एक ही प्रकार का लगा रहे हैं, यानी एक कर प्रणाली लगा रहे हैं, तो कर देने की क्षमता कम आएगी। अगर विभिन्न प्रकार के करों का एक उचित मेल लगा रहे हैं तो उसमें कर देने की क्षमता लोगों की बढ़ेगी। जैसे कुछ प्रत्यक्ष कर लगाएं, कुछ अप्रत्यक्ष कर लगाएं, ऐसे कर लगाएं जिनकी इलास्टिसिटी अधिक हो, जिनसे मिलने वाली आय जो है वो अधिक हो, लोचशीलता अधिक हो, मितव्ययिता उनकी अधिक हो। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के गुण हैं उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, इसी तरीके से प्रगतिशील करारोपण है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी करारोपण लगाया जाएगा तो यानी एक प्रकार का नहीं लगाना है, मिक्सचर लगाना है। और मिक्सचर भी सोच समझ के लगाना है कि कौन से करों में कितने ज़्यादा गुण हैं। तो अगर व्यक्ति एक जगह से बच भी जा रहा है कर देने से तो दूसरी जगह वो कर को दे दे। जैसे कि मान लीजिए कोई इनकम टैक्स की चोरी कर भी लेता है, पर अगर वो कोई बहुत ही लग्जरियस कमोडिटी कंज्यूम करता है, बहुत ही अच्छे ब्रांड की हायर इनकम ग्रुप की कार खरीदता है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदता है, तो वहाँ पर उसको वो टैक्स देना ही पड़ेगा अगर वो लग्जरियस कमोडिटीज़ को कंज्यूम करे। तो कई प्रकार के जब कर होंगे तो किसी भी देश के कर देने की क्षमता अधिक होगी। तो सरकार को कई प्रकार के कर लगाने चाहिए, तभी वो अपनी आय सृजित करने की क्षमता को बढ़ा पाएगी। और जिन देशों में उपभोग करने का स्तर अधिक होता है, लोग अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहना चाहते हैं, वहाँ पर कर देने की क्षमता थोड़ा कम आएगी, क्योंकि लोग अपने स्तर को सुधारने में ही लगे हुए हैं। जैसे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, लोगों का जो उपभोग का स्तर है वो बड़ा निम्न है, तो उसको वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंजम्पशन में खर्च हो जा रहा है। तो जब जीवन का स्तर एक अच्छा लेवल उच्च स्तर का बनाने की कोशिश करेंगे तो भी सरकार को कर देने की जो उनकी सामर्थ्य होगी या जो गवर्नमेंट स्क्वीज कर पाएगी या निचोड़ पाएगी लोगों से वो कम होगा, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस जनरेट नहीं हो रहा होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की मेंटेन हो चुकी है, तो वहाँ पर तो लोग कर देने को आसानी से तैयार हो सकते हैं। फिर राजनैतिक दशाएं कैसी हैं कि किसी लोगों को जो गवर्नमेंट है उस पर कितना विश्वास है, कि उनको लगता है कि जो तंत्र है वो भ्रष्ट है, तो अगर उनको लगेगा कि भ्रष्ट है इस वजह से उनको वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही या लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो लोग कर देने से बचेंगे। और स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अगर राजनीतिक स्थिरता होगी तो भी लोगों का विश्वास सरकार में होगा और लोग कर देने को, जो उनसे लिया जाएगा उसको देने को वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके के कई सारे फैक्टर्स हैं जो इकॉनमी में इफ़ेक्ट करते हैं कि सरकार लोगों से कर कितना ले सकती है। क्योंकि हम मनुष्य, अर्थशास्त्र मनुष्य के कल्याण, मनुष्य का वेलफेयर, आप ऐसा नहीं कि धन की स्टडी कर रहे हैं खाली और मनुष्य के वेलफेयर की बात नहीं करें, क्योंकि जो प्लेयर है वो कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य की वृत्ति कैसी है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कर देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। अगर लोग अपने नेशनलिस्टिक अप्रोच के हैं, उनको अपने देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है, या अपने जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके प्रति जिम्मेदारी लगती है कि हमें इतना हमारा चलो ये एक स्तर का उपभोग है, तो हम इनडायरेक्ट वे में, एक परोपकार की दृष्टि से कम हम इनडायरेक्ट वे में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स देकर, क्योंकि ये टैक्स सरकार लोगों के कल्याण के लिए खर्च करेगी। पर वही मैंने बताया कि ये तभी होगा जब लोगों को लग रहा होगा कि सरकार उनके जो टैक्स से आय सृजित कर रही है उसको वो सही दिशा में, सही जगह लगा रही है
और उसको मिस यूटिलाइज नहीं कर रही है, उसका मतलब विदोहन जो है वो गलत तरीके से नहीं हो रहा है, और सरकार भ्रष्ट नहीं है, मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भ्रष्ट नहीं है। जब लोगों को ये विश्वास होगा तो कर देने की क्षमता बढ़ेगी। तो जो मानसिक प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है लोगों की, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किसी देश के कर देने की क्षमता या प्रदेश के कर देने की क्षमता कितनी अधिक होगी। फिर देश में आय का वितरण किस तरीके का है। अगर आय का वितरण असमान है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत रिच लोग भी होंगे और नॉर्मल कंजम्पशन के भी लोग होंगे। तो ऐसी जगहों पर जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आप लगा रहे हो तो वहाँ पर उनके कंजम्पशन भी, व्यय कर लगे चाहे आय कर लगे, अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है तो वहाँ पर सरकार को ज़्यादा आय सृजित होगी, लोग कर ज़्यादा, गवर्नमेंट लोगों से कर ज़्यादा कलेक्ट कर पाएगी। पर अगर लोग अपने स्तर को ही मेंटेन करने में लगे हुए किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पर जो सरकार को कर से प्राप्तियां होंगी वो बहुत अधिक नहीं होंगी। फिर आपकी राजकीय व्यय तथा का आकार तथा स्वभाव, किन किन मदों पर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, कि गवर्नमेंट जो कलेक्शन टैक्स रेवेन्यू से कर रही है उसको वो अनप्रोडक्टिव पर्पसेस में कर रही है कि प्रोडक्टिव पर्पसेस में खर्च कर रही है, यानी उत्पादक कार्यों में लगाती है कि अनुत्पादक कार्यों में लगाती है। अगर उत्पादक कार्यों में लगाएगी तो असेट्स बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो लोगों के कर देने की क्षमता भी बढ़ेगी। पर अगर फिजूल खर्ची करती है, अनावश्यक कार्यों में लगाती है, वही चीज़ें बनवाती है, बार बार बर्बाद तुड़वाती है, भ्रष्ट है अगर, तो फिर ये कर देने की जो कर देने की क्षमता है समाज की या अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की, वो नहीं बढ़ पाएगी। तो जिस तरीके से विभिन्न प्रकार का कर लगाएंगे तब कर देने की क्षमता बढ़ेगी, एक रैशनल चॉइस करके, उसी तरीके से क्या चॉइसेस हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की, इस पे भी डिपेंड करेगा कि कर देने की क्षमता बढ़ेगी कि कर देने की क्षमता घटेगी। अगर उत्पादक कार्यों में लगेगा तो कर देने की क्षमता बढ़ेगी, और अगर अनुत्पादक कार्यों में लगेगा तो देश में रहने वाले लोगों के कर देने की क्षमता कम होगी। फिर आय की स्थिरता, जैसे लोगों की जो आय उनको मिल रही है उस पर उनको क्या विश्वास है कि वो इनकम उनकी सस्टेन करेगी, वो बनी रहेगी। अगर उनको लगता है, खासतौर पर सैलरीड वर्ग देखिए, वो टैक्स देने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी इनकम में बहुत उतार चढ़ाव नहीं है, फ्लक्चुएशंस नहीं है। पर बाकी वर्ग, अगर उसको ये लग रहा है कि आज हमारी इनकम ज़्यादा है, कल को बहुत कम हो सकती है, मीनिंग बाय इफ देयर आर टू मैनी फ्लक्चुएशंस इन द इनकम ऑफ पीपल, तो वो दे विल नॉट बी एबल टू हैव हाई टैक्सेबल कैपेसिटी। वहाँ पे ऐसे लोगों के कर देने की क्षमता बहुत अधिक नहीं होगी जहाँ पर उनकी आय में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे होंगे, उसमें स्थिरता नहीं होगी, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हम आज जो कमा रहे हैं वो कल कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, जो इफ़ेक्ट करेंगे कि खाली इससे नहीं है कि मैक्सिमम स्क्यूजिबिलिटी क्या है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे। इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि निर्धारित करेंगे कि किसी भी देश में लोगों के जो कर देने की क्षमता है, सरकार कैसे अनुमान लगा पाएगी कि वो कितनी आय सृजित कर पाएगी, क्योंकि बजट में सरकार अपने व्यय निर्धारित करती है और उसके अनुसार आय कहाँ से निकाल सकेगी या जनरेट कर पाएगी वो देखती है। पर व्यय भी वो उसी प्रकार से इस आय को देखते हुए ही करेगी कि हाँ कितना वो किसी भी देश की टैक्सेबल कैपेसिटी है, कर देने की क्षमता है। तो प्रति व्यक्ति की कर देने की जो कर देने की क्षमता है वो एक अलग कंसेप्ट है, उसकी अलग थ्योरी। पर ओवरऑल जब गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है तो यहाँ पर वो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की कर देने की क्षमता को देख रही है, जिसको हमने दो रूपों में देखा, एक निरपेक्ष कर दे क्षमता के रूप में देखा और एक सापेक्ष कर दे क्षमता के रूप में देखा। निरपेक्ष मतलब हम किसी एक स्थान, किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र, किसी एक राज्य के
कर देने की क्षमता को देखते हैं, और सापेक्ष में हम इन्हीं दो वेरिएबल्स या दो स्थानों की, दो लोकेशंस की जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि एक देश की दूसरे देश के कंपैरिजन में कर देय क्षमता अधिक है कि कम है। धन्यवाद।